हेलो एवरीवन, लीगल बज़ नाउ .com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्री और मेंस परीक्षा के अनलिमिटेड क्वेश्चनों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। प्री और मेंस परीक्षा की तैयारी की एकमात्र इंडिया की पहली ऐप जो हिंदी में है। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम CRPC की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज फिर से कुछ नया सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम डेफिनेशन खंड यानी CRPC का जो डेफिनेशन का जो हिस्सा है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम सेक्शन 2I तक पहुंच गए थे। 2I यानी न्यायिक कार्रवाई, यानी हमने काफ़ी परिभाषाओं को समझ लिया था जो हमारे पिछली क्लासेस का जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे। तो सेक्शन 2I में न्यायिक कार्रवाई को हमने पढ़ लिया था, जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2N यानी अपराध, क्राइम। क्राइम क्या है, इसकी परिभाषा CRPC का सेक्शन 2N में बताई गई है। अपराध कोई ऐसा कार्य या लोभ जो किसी विधि द्वारा दंडनीय हो, यानी इसमें बता दिया गया है कि कोई ऐसा कार्य या लोभ जिसको लॉ ने दंडनीय बना दिया है, विधि ने दंडनीय बना दिया है, वो अपराध है। या पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अंतर्गत, पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अंतर्गत जिसमें परिवाद किया जा सकता है, और वो परिवाद ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो अपराध है, तो वो अपराध है। यानी इसमें पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अकॉर्डिंग जो परिवाद किया जा सकने वाला कार्य भी अपराध है, इसको भी सम्मिलित किया गया है। या तो कोई ऐसा कार्य या लोभ जो इसको किसी विधि ने दंडनीय बना दिया है, या पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अकॉर्डिंग परिवाद किया जा सकने वाला कार्य जो अपराध है। तो ये सेक्शन 2N में इसको क्लेरिफाई किया गया है। तो इसे याद रखें, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है इसी लैंग्वेज से कि क्या पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अकॉर्डिंग परिवाद किया जा सकने वाला कार्य अपराध है। तो यस, ये अपराध है। तो सेक्शन 2N में अपराध है। अब आता है सेक्शन 2W, समन मामला। इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। समन मामला क्या होता है? तो समन मामला जो किसी अपराध से संबंधित है जो वारंट मामला नहीं है, ये बता दिया गया है। यानी ऐसा मामला जो किसी अपराध से संबंधित तो है लेकिन वारंट मामला नहीं है, वह समन मामला है सेक्शन 2W में। समन मामला परिवाद से शुरू होता है। जब मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद किया जाता है तो उस समय से ये स्टार्ट होता है। समन मामले के तहत 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, अर्थदंड या दोनों भी लगाए जा सकते हैं। याद रखें, नोट कर लें, समन मामला परिवाद से शुरू होता है। समन मामले के तहत 2 वर्ष तक के कारावास अथवा अर्थदंड यानी जुर्माना या दोनों लगा सकते हैं, 2 वर्ष तक। तो ये समन मामला होता है। और ये किससे संबंधित होता है? किसी अपराध से संबंधित होता है, लेकिन वारंट मामला नहीं होता है और परिवाद के समय ये शुरू होता है। यदि न्यायालय समन मामले के अभियुक्त की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित करना चाहता है, यानी समन मामले का अभियुक्त है और उसकी न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित की जानी है न्यायालय को, तो उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करना आवश्यक भी समझता है, तो कारणों को न्यायालय अभिलिखित करेगा और अभिलिखित करने के पश्चात न्यायालय अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। इसमें कंडीशन बता दी गई है और ये सेक्शन 87 CRPC में बताया गया है। ये समझा हमने कि अगर समन मामले का कोई अभियुक्त है और न्यायालय जो चाहता है कि इस अभियुक्त की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित करनी है, क्योंकि न्यायालय को लगता है कि ये हाजिर नहीं होगा, न्यायालय को शंका है, तो वह गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है और कारणों को अभिलिखित भी करेगा कि ये कारण है जिसके कारण हमें अभियुक्त की जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी है, उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना है। और इसके बारे में CRPC में सेक्शन 87 में पूर्ण रूप से प्रक्रिया बताई गई है। तो ये समन मामला हमने समझ लिया है। सेक्शन 2W, समन मामले की डेफिनेशन सेक्शन 2W में है। एक केस लो है पदमनाथ बनाम अहमद दोवी 1970 CRCJ का। इसमें बताया गया है कि किंतु मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी कर दिए जाने मात्र से समन मामले की प्रकृति बदलेगी नहीं। इसमें बता दिया गया है स्पेशली कि कोई मजिस्ट्रेट अगर वारंट जारी कर देता है समन मामले के अभियुक्त के खिलाफ कि उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, तो इस केवल वारंट जारी कर दिए जाने मात्र से ही
पूरा जो मैटर है, समन मामला है, उसकी प्रकृति चेंज नहीं होगी, उसकी नेचर चेंज नहीं होगी, वो समन मामला ही रहेगा। ये पद्मनाथ बनाम अहमद दोवी 1970 CRCJ के बाद में बताया गया। तो इस तरह से क्लेरिफाई हुआ। अब किसी समन मामले को वारंट मामले में कब परिवर्तित किया जा सकता है, यानी समन मामला की तो हमने बात कर ली, लेकिन कैसी कंडीशन है CRPC में जो समन मामला वारंट मामले में भी चेंज किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं। यदि 6 मास से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी समन मामले के विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्यायहित में इस मामले का विचारण वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए। क्या बोला है इसमें? 6 मास से अधिक अवधि, याद रखें 6 मास से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय समन मामले का कोई विचारण चल रहा है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि न्यायहित में इस मामले का विचारण वारंट मामले की तरह होना चाहिए, इसकी जो प्रक्रिया है वारंट मामले की तरह होनी चाहिए, ये मजिस्ट्रेट को लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट वारंट मामले के विचारण के लिए CRPC में जो उपबंधित रीति से ऐसे मामले को पुनः सुनवाई कर सकता है। क्या बोला गया है इसमें कि मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि इसका विचारण वारंट मामले की तरह होना चाहिए तो CRPC में जो उपबंधित प्रोसेस बताया गया है, उपबंधित जो रीति बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग रहते हुए पुनः सुनवाई उस मामले की कर सकता है। और ऐसी सुनवाई और विचारण की जो प्रक्रिया चल रही है तो उसमें परीक्षा किए जाने के लिए जो साक्षी उसको पुनः बुला भी सकता है। और इसके बारे में प्रोविजन CRPC में सेक्शन 259 में बताया गया है। इसे नोट कर लें कि जब समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित किया जाएगा तो इस तरह की कंडीशन होगी। और इसके बारे में सेक्शन 259 CRPC में बताया गया है। और वह पुनः सुनवाई करेगा और साक्षी को पुनः बुला भी सकता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि इसका मामला समन मामला की तरह इसकी प्रक्रिया नहीं चलनी चाहिए, वारंट मामले की तरह चलनी चाहिए, उसको लग रहा है फैक्ट के आधार पर, तो वापस वो पुनः सुनवाई करेगा, साक्षी को वापस से बुलाएगा। और लेकिन सेक्शन 259 CRPC के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस बताया गया है उसके अधीन रहते हुए। तो इस तरह से ये कंडीशन है। अब मान लीजिए एक से अधिक अपराध के लिए कोई अपराधी जो अभियुक्त है उसको आरोपित किया गया है। यदि प्रत्येक अपराध के लिए निर्धारित दंड अलग अलग है, 2 वर्ष से अधिक नहीं है, लेकिन क्या बोला गया है कि एक से अधिक अपराध के लिए आरोपित कोई अभियुक्त है तो यहाँ कंडीशन है कि मान लीजिए एक से अधिक अपराध के लिए कोई अभियुक्त है, उसको आरोपित कर दिया गया है और प्रत्येक अपराध के लिए जो निर्धारित दंड है वो भी अलग अलग है, लेकिन 2 वर्ष से अधिक नहीं है। कंडीशन याद रखें, सुने अच्छे से, 2 वर्ष से अधिक नहीं है। एक आरोपी है, एक अभियुक्त है, उसको अलग अलग अपराधों के लिए दंड से दंडित किया गया है, लेकिन जो अपराधों की मात्रा है यानी जो दंड की मात्रा है वो 2 वर्ष से अधिक नहीं है। तो ऐसी सभी आपराधिक मामले, ऐसी सभी प्रकार के जो आपराधिक मामले होंगे वह समन मामले माने जाएंगे। इसे नोट कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समन मामले माने जाएंगे। यानी किसी अपराधी ने, अभियुक्त ने कोई अपराध किया, अलग अलग उसके लिए दंड दिया गया, लेकिन दंड जो है, दंड की मात्रा 2 वर्ष से अधिक नहीं है। तो इस प्रकार के जो सभी जो मैटर होंगे वह समन मामले माने जाएंगे। सभी अपराधों के लिए निर्धारित दंड का योग मामले की नेचर को प्रभावित नहीं करेगा, मामले की प्रकृति को निर्धारित नहीं प्रभावित नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट जानकारी है, सीखने योग्य। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, यदि अभियुक्त के ऊपर वारंट तथा समन अपराध सम्मिलित रूप से दर्ज हो गया है, यानी कोई अभियुक्त है उस पर समन, वारंट, समन अपराध के मामले में भी और वारंट भी मामला भी बन रहा है और सम्मिलित रूप से दर्ज भी हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में जो समस्त मामला कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वारंट मामला। अब वो समन मामला नहीं कहलाएगा, यानी उस पर वारंट मामला भी लग गया, समन मामले का भी चल रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो वारंट मामला ही कहलाएगा, वो प्रभावी हो गया है अब। और वारंट मामले के बारे में सेक्शन 2X CRPC में बताया गया है। वारंट केस, वारंट मामला, ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से ज़्यादा, याद रखें, मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से ज़्यादा याद रखें, अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध से
जुड़ा हुआ है, संबंधित है, तो वो वारंट मामला कहलाएगा और इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2X CRPC में बताई गई है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण जानकारी है और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि वारंट मामला कहाँ पर परिभाषित है, सेक्शन 2X में। कितना मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध, ये वारंट मामला कहलाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 2Q प्लीडर। सेक्शन 2Q प्लीडर। अब प्लीडर की डेफिनेशन कहाँ पर बताई गई? सेक्शन 2Q में। ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा जाता है। विधि द्वारा विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, विधि द्वारा विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो न्यायालय की कार्रवाई में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से, न्यायालय की अनुमति से अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है, तो वो प्लीडर है। या तो विधि द्वारा लॉफुल विधि व्यवसाय करने के लिए अपॉइंट, जो लीगली प्रोफेशन करने के लिए व्यक्ति, कोई आबद्ध व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो न्यायालय ने विशेष अनुमति से उसमें अपॉइंट किया है, तो वो प्लीडर कहलाएगा सेक्शन 2Q में। अब प्लीडर की बात कर लें तो उसमें प्लीडर में क्या क्या आता है? अधिवक्ता, हमारा एडवोकेट, वकील, मुख्तार, सर्वोच्च न्यायालय का अटॉर्नी, न्यायवादी, उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, किसी न्यायालय की कार्रवाई में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त व्यक्ति, तो ये प्लीडर के अंतर्गत आता है, प्लीडर के अंतर्गत आते हैं। एक बार वापस से दोहरा देता हूँ। अधिवक्ता, वकील, मुख्तार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायवादी, अटॉर्नी जो कहते हैं हम, उच्च न्यायालय के महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल जिसे हम कहते हैं, या किसी अन्य न्यायालय की कार्रवाई में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुमति से या अनुज्ञा से प्राप्त व्यक्ति, ये सब प्लीडर कहलाते हैं और सेक्शन 2Q जो है CRPC में डिफाइन किया गया है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण जानकारी। आगे की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 2U लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। CRPC की सेक्शन 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति एवं लोक अभियोजक के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2U में डिफाइन किया गया है। लोक अभियोजक की परिभाषा क्या बताई गई है सेक्शन 2U में? CRPC की धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति एवं लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन, निर्देशों के अकॉर्डिंग कार्य करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक है। इसको सेक्शन 2U में डिफाइन किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। लोक अभियोजक का जो पद होता है वो लोक पद होता है। लोक पद यानी जनता की सेवा करने वाला पद, यानी लोक अभियोजक क्या होता है? एक जनता की सेवा करने वाला पद है, लोक पद है। उसके संबंध में हम आर्टिकल 226 संविधान का अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अधिकार परीक्षा रिट ला सकते हैं, क्वा वारंटो ला सकते हैं। यानी ऐसी याचिका, क्वा वारंटो अधिकार परीक्षा रिट क्या होती है? ऐसी याचिका जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति से ये पूछा जाता है कि आप किस अधिकार और शक्ति के अंतर्गत कोई कार्य कर रहे हैं। तो ये लोक पद है, लोक पद पर कार्य कर रहा व्यक्ति है। इसके लिए हम रिट ला सकते हैं आर्टिकल 226 में। इसे नोट करें, अधिकार परीक्षा रिट, ये लोक पद है। लोक अभियोजक का पद लोक पद है। तो इस तरह से इसे हमें क्लियरिफाई किया। अब आते हैं सेक्शन 2WA पीड़ित, विक्टिम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पीड़ित की परिभाषा कहाँ पर है? सेक्शन 2WA में CRPC में पीड़ित की परिभाषा है। CRPC का संशोधन अधिनियम 2008 एक्ट नंबर 5 2008 दिनांक 7 जनवरी 2009 के द्वारा एक नई धारा जोड़ी गई थी 2WA। इसमें यह भी पूछा जाता है कब जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 जिसका अधिनियम संख्या 5 था और 7 जनवरी 2009 से ये प्रभावित हो गई थी। ये धारा सेक्शन 2WA पीड़ित जोड़ी गई थी। अब पीड़ित में क्या बोला गया है? इसमें पीड़ित में ये बोला गया है, पीड़ित शब्द के अंतर्गत ये आता है, शब्द पीड़ित के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से जो किसी कृत्य या लोक के कारण कारित हानि या क्षति से पीड़ित हुआ है। यानी किसी एक्ट या कोई लोप, कृत्य या लोप के कारण उसको कोई हानि हुई है, क्षति हुई है, उससे वो पीड़ित हुआ है, तो वो पीड़ित है। सेक्शन 2WA CRPC। और जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित भी किया गया है, मतलब वो पीड़ित तो है लेकिन आरोपित भी किया गया है, और पद पीड़ित के अंतर्गत उसका या उसकी संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं। इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि पद पीड़ित जो शब्द है उसमें क्या क्या और सम्मिलित है, तो उसका, उसकी, संरक्षक, पहला कंडीशन संरक्षक भी सम्मिलित है और उसका विधिक जो उत्तराधिकारी होगा वह भी सम्मिलित है। तो ये सेक्शन 2WA
जो है डिफ़ाइन करता है। अब आ जाते हैं सेक्शन 2I अन्य शब्द। सेक्शन 2I में अन्य शब्द बताए गए हैं उन शब्द और पद जो इस संहिता में प्रयोग में लाए गए हैं लेकिन परिभाषित नहीं किए गए हैं। तो अब उनका क्या होगा, किंतु IPC में उनको डिफ़ाइन किया गया है, यानी CRPC में उन शब्दों का प्रयोग किया गया है लेकिन उनको परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन उनका जो अर्थ है, उनको परिभाषा है वो IPC में है। तो वह अर्थ जो है IPC के अकॉर्डिंग ही लगाए जाएंगे। ये बोल दिया गया है अन्य शब्दों के अंतर्गत सेक्शन 2I में, कि अन्य शब्द जहाँ पे CRPC में आते हैं और IPC में उनको डिफ़ाइन किया गया है तो IPC के अकॉर्डिंग माने जाएं। अतः वे शब्द जो दंड प्रक्रिया संहिता में प्रयुक्त तो हैं किंतु परिभाषित नहीं है, यदि वे शब्द भारतीय दंड संहिता में परिभाषित हैं तो उनका अर्थान्वयन IPC के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। ये ही क्लियर है इस परिभाषा में सेक्शन 2I में। तो इस तरह से हमने आज महत्वपूर्ण परिभाषा खंड पढ़ा सेक्शन 2A से 2I तक। तो फ्रेंड्स आप बार बार सुने, रिवीजन करें, बार बार सुनेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। और लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। लीगल बज़ ऐप पर आप अनलिमिटेड क्वेश्चन का प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो आप न्यायिक सेवाओं की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन अभ्यास की कमी के कारण हम एग्ज़ाम में मात खा जाते हैं। तो अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें और हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सुनते रहें, बार बार सुने, याद करें। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। आगे फिर हम नेक्स्ट सेक्शन को समझेंगे, जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।